हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। अब ऐसा है कि लगभग सिलेबस पूरा हो गया है, केवल एक चैप्टर बचा है, प्रपोजिशन, है ना। उसी को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हालांकि पेशेंस वाला चैप्टर है, एकदम से जल्दी से काम होगा नहीं। साफ साफ लिखूं क्या? मेरे को हालांकि साफ साफ आता नहीं है। प्रपोजिशन, ठीक है साहब। मैंने आपसे कहा पेशेंस वाला चैप्टर है, मतलब आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके ही चैप्टर पूरा होगा। ये सोचोगे 2-4 मिनट में, 2-4 दिन में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैं बेसिक बात करूँ तो चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है प्रपोजिशन का, कि प्रपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है, और ये है और वो है और पता नहीं क्या क्या है। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं प्रपोजिशन में। बेसिक तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, मतलब कैसे प्रपोजिशन वर्क करती है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज मैं थोड़ा और रिफाइन करके बताऊंगा आपको, थोड़ा और डेप्थ में चलेंगे लेके। अब की बार पूरे चैप्टर में पहला तो हमें ये होगा कि प्रपोजिशन कब आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ सबसे पहले तो यही चीज़ ज़रूरी है। देखो, चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ समझेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ क्या करने जा रहे हैं आज की क्लास में। सबसे पहला टास्क हमारा पता क्या होगा? सबसे पहला टास्क प्रपोजिशन का यही है कि आपको सबसे पहले सेंटेंस को देख के ये समझ में आए कि कहाँ प्रपोजिशन की आवश्यकता है और कहाँ प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? प्रपोजिशन सही करना अलग चीज़ है कि किसके साथ क्या आएगी, ये तो रटने वाला काम है, और काफ़ी हद तक मैं आपको बिना रटे काम चलवा दूंगा, टेंशन ना लो, मेरे साथ बने रहो। लेकिन मेन चीज़ फिलहाल हमारे साथ ये है कि सबसे पहला टास्क प्रपोजिशन में हमारे पास ये होता है कि हमें पता हो कहाँ प्रपोजिशन आएगी, कहाँ प्रपोजिशन नहीं आएगी। समझे? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। अच्छा ठीक, बात समझ में आ गई। तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो इंट्रोडक्शन ही मैंने आपको दिया है, और शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। आज तक हमने डेफिनेशन की फिलहाल तो बात नहीं करी, एडवर्ब में करी थी जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, इट, मेरे साथ लिख सकते हैं आप, इट रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड्स। और अदर वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, और साथ में वर्ब होते हैं। देखो, प्रपोजिशन की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी? प्रपोजिशन की डेफिनेशन में लिखी मैंने कि इट रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, कि एक नाउन और प्रोनाउन को अन्य शब्दों से क्या करना? रिलेट करना। प्रपोजिशन का काम क्या है? प्रपोजिशन का मेन काम है क्या करना? रिलेट करना। प्रपोजिशन का काम क्या है? रिलेट करना। ठीक है, प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। तुम सोचो, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, दोनों एक काम कर रहा नहीं। प्रपोजिशन रिलेट करता है, कंजक्शन जोड़ता है ना, कनेक्टिंग वर्ड। अब जोड़ेगा किस सेंस में वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रपोजिशन रिलेट करता है, कंजक्शन कनेक्ट करता है। तो प्रपोजिशन का काम है रिलेट करना। किसको? नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड्स से। और अदर वर्ड्स कौन कौन है? दूसरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब से रिलेट करने का काम होता है प्रपोजिशन का। ये वाली बात अभी समझ में नहीं आएगी। देखो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, टेंशन ना लो। जैसे मैंने कोई प्रपोजिशन रखी, ठीक है साहब। आपको पता है प्रपोजिशन के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, और जो बाद में आता है प्रपोजिशन के वो ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। डेफिनेशन यही कह रही बच्चा, इट रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रपोजिशन रिलेट करता है नाउन और प्रोनाउन को विद सम अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स से, अदर वर्ड्स क्या क्या है? किसी अन्य नाउन, किसी अन्य प्रोनाउन, किसी अन्य एडजेक्टिव, या फिर किसी वर्ब के साथ। ध्यान रखने की कहानी बस यही है। अरे अरे अरे, प्रपोजिशन का काम है, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब से क्या करना? रिलेट करना। अगर किसी नाउन प्रोनाउन को किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करना है तो प्रपोजिशन आएगी, किसी एडजेक्टिव वर्ब को नाउन प्रोनाउन से रिलेट करना है तो प्रपोजिशन आएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, क्या? एडवर्ब को रिलेट करने के लिए प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। ये वाली बात मैंने एडवर्ब के चक्कर में, पूरी डेफिनेशन मैंने आपको एडवर्ब में सिखा दी थी। क्या? कि एडवर्ब के लिए किसका यूज़ नहीं होगा? प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। एडवर्ब को रिलेट करने के लिए कभी प्रपोजिशन नहीं आती, ध्यान रखना। एक बात।
तो प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रपोजिशन की डेफिनेशन है किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी अन्य नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब से रिलेट करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? उस शब्द को प्रपोजिशन कहा जाता है। अब तुम कहोगे सर रिलेट कैसे करेगा? आ जाओ जरा देखते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं 2-3 सेंटेंसेस को देखने की, आपको थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ जरा, मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो प्रपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है, नाउन या प्रोनाउन को अन्य नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब से रिलेट करता है। एडवर्ब नहीं, माफ़ी चाहते हैं। जैसे मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूँ, मेरे साथ लिखिएगा आप, जल्दी नहीं है, तसल्ली से चलेंगे। ठीक है, दे अटैक्ड द मैन इन द चेयर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं चेयर के साथ ऑन लगा दें, है ना, ऑन द चेयर बोलने में सबसे बढ़िया लगता है ऑन द चेयर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वी फाउंड द एटमॉस्फेयर suitable for farming। लिखो, मजा आएगा। तो मैं सेंटेंस में थोड़े से सेंटेंस एक साथ लिखवा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ। मैंने आपको बता ही दिया, पहले तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा प्रपोजिशन की डेफिनेशन हमने कैसे बनाई है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम करेंगे कि सबसे पहले हमें पता हो कि यार कहाँ प्रपोजिशन की आवश्यकता है, कहाँ नहीं है। बढ़िया, देखो जरा, मैंने टोटल 6 सेंटेंस लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मजा आएगा आपको समझने में। पहला सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ही मूव द हैवी बॉक्स टू द कॉर्नर। ही मूव द हैवी बॉक्स टू द कॉर्नर, कि उसने जो हैवी बॉक्स है वो कहाँ मूव कर दिया? कॉर्नर में मूव कर दिया, आप ये कह रहे हो। देखो एक बात बताओ, टू प्रपोजिशन है और द कॉर्नर उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन। कहने का मतलब है नाउन को नाउन कह लूँ या प्रोनाउन कह लूँ, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नाउन की जगह प्रोनाउन आ ही सकता है, आपको पता ही है। देखो, किसी नाउन को किसी दूसरे शब्द से रिलेट करना। शब्द किससे कर रहे हो जरा देखो, मैंने कहा ही मूव्ड द हैवी बॉक्स, उसने जो है हैवी बॉक्स को मूव कर दिया। अब टू द कॉर्नर, कॉर्नर में बॉक्स या कॉर्नर में मूव कर दिया, सोच के बताओ। कॉर्नर में बॉक्स या कॉर्नर में मूव कर दिया, क्या सही होगा भाई? कॉर्नर में मूव कर दिया। कॉर्नर में क्या कर दिया? मूव कर दिया। मतलब टू द कॉर्नर किसके लिए आया है? टू द कॉर्नर मूव के लिए आया है। कॉर्नर में मूव किया, कॉर्नर में मूव किया, तो ये बेसिकली वर्ब को, इस मूव वर्ब को, मूव कहाँ किया है साहब? कॉर्नर में। इस वर्ब को इस नाउन के साथ रिलेट करने का काम किसने किया है? इस प्रपोजिशन ने किया है। और मैं डेफिनेशन में क्या बता चुका हूँ, किसी वर्ब को किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करना पड़े तो किसकी जरूरत पड़ती है? प्रपोजिशन की। हमने प्रपोजिशन टू लगाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, दे अटैक द मैन इन द चेयर। दे अटैक द मैन इन द चेयर, उन्होंने उस मैन पर अटैक किया जो चेयर पर बैठा था।
तब देखो इन प्रपोजिशन है, फिर वही कहानी। और द चेयर उसका क्या है साहब, ऑब्जेक्ट है। अब चेयर में अब देखो इन द चेयर, चेयर में अटैक है, चेयर में जो चेयर पर जो अटैक हुआ है, चेयर पर जो आदमी था, बताओ। ये जो चेयर है, ये चेयर, मैंने कहा दे अटैक द मैन, उन्होंने उस आदमी पर अटैक किया जो चेयर पर बैठा था। अब चेयर पर अटैक किया है, चेयर पर आदमी जो बैठा था, सोच के देखो। ये जो पूरा का पूरा इन द चेयर है आपके पास, ये जो पूरा का पूरा इन द चेयर है, ये किसके लिए आया होगा? चेयर पर आदमी या चेयर पर अटैक? अटैक चेयर पर थोड़ी हुआ, अटैक तो आदमी पे हुआ। तो चेयर पर आदमी जो बैठा था उस पर अटैक हुआ है, तो इन द चेयर मैन के लिए आया है। और मैन क्या है? नाउन है। किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, हालांकि ये नाउन ही है लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नाउन की जगह प्रोनाउन भी हो सकता है। किसी एक नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ किया गया? इन प्रपोजिशन का यूज़ किया गया। एक और देखो, वी फाउंड द एटमॉस्फेयर सुटेबल फॉर फार्मिंग, हमने एटमॉस्फेयर को सुटेबल पाया फार्मिंग के लिए। 4 आ गई प्रपोजिशन। और फार्मिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फार्म होती है वर्ब, और फार्म से फार्मिंग आईएनजी फॉर्म बन गई, ठीक है। अब फार्मिंग, हालांकि फार्म जो है नाउन बनता है, ठीक है। फार्मिंग जो है हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, नाउन है साहब। एक नाउन को, ठीक है, एक नाउन को सुटेबल है फार्मिंग के लिए, क्या है? फार्मिंग के लिए एटमॉस्फेयर है, फार्मिंग के लिए पाया गया, फार्मिंग के लिए सुटेबल है, फार्मिंग के लिए सुटेबल है, तो ये एडजेक्टिव है ना। ये क्या है? एडजेक्टिव है। और एक एडजेक्टिव को दूसरे नाउन से रिलेट करने का काम किसने किया? प्रपोजिशन ने। यही तो मैं सिखाना चाह रहा था कि एडजेक्टिव को नाउन से रिलेट करने का काम किसने किया? प्रपोजिशन ने। तो यही मैंने 3 सेंटेंसेस के थ्रू आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करी। एक चीज़ मैं आपको खास करके बता देता हूँ, एडवर्ब को रिलेट करने के लिए प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती, एडवर्ब डायरेक्ट आता है। एडवर्ब क्या आता है? डायरेक्ट आता है। ये बात मैं एडवर्ब में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आई होप आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आओ। तो यहाँ तक तो डेफिनेशन की बात होगी, थर्ड सेंटेंस तक तो मैंने डेफिनेशन की बात करी। इसके बाद 4, 5, 6 में मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ प्रपोजिशन की आवश्यकता है, कहाँ नहीं है। अब देखो एक चीज़ है कि प्रपोजिशन आती कहाँ है, जैसे आपको पता है। अगर मैं इन तीनों सेंटेंसेस को 1 मिनट के लिए छोड़ दूँ, तो प्रपोजिशन के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। जब कहीं ऑब्जेक्ट दिखेगा, कहीं ऑब्जेक्ट अगर दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट को लेने के लिए 2 आदमी हमेशा लड़ाई करेंगे, वर्ब या फिर प्रपोजिशन। कहीं ऑब्जेक्ट दिखेगा तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमेशा 2 आदमी जाएंगे, या तो वर्ब जाएगी या प्रपोजिशन जाएगी। लेकिन वर्ब के पास शर्त है ना। वर्ब अपनी शर्त रखेगी, भाई साहब ऐसा है, अगर जो है, जो वर्ब है, अगर वर्ब शर्त रखेगी, अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो बोले भैया मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। या मैं ऐसा कहूँ कि वर्ब जो है, ऑब्जेक्ट 2 लोगों का हो सकता है, या तो वर्ब का है प्रपोजिशन का। वर्ब हो सकता है मूड में है तो ऑब्जेक्ट ले लेगी, और वर्ब हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं भी लेगी। लेकिन प्रपोजिशन अच्छा आदमी है भाई साहब, उसका दुनिया में कोई नहीं है। प्रपोजिशन का दुनिया में केवल कौन है? ऑब्जेक्ट है। जब जब वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेती है तो वो कैसी वर्ब कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। और जब जब वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो कैसी वर्ब कहलाती है? इनट्रांजिटिव वर्ब। अगली बात समझ में, जब जब वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जब जब वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो वो कैसी वर्ब होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है साहब। एक कहानी अगर बात समझ में आई हो, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है तो वो 2 लोगों का हो सकता है। या तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब से रिलेट करेगा, या वो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन से रिलेट करेगा। अब तुम्हें देखना पड़ेगा, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट किसका ही होगा? वर्ब का ही होगा। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट लेगी नहीं। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट किसका होगा? प्रपोजिशन का होगा। ये थोड़ी लैंग्वेज वाली बात हो गई, मुझे लगता है आप कह रहे होंगे सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आई। मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। सेंटेंस नंबर 4 देखो। 4 नंबर में हम कह रहे हैं वी लैक्ड ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। वी लैक्ड ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। लैक का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी रहना, है ना। वी लैक्ड मतलब हम जो है लैक कर गए हैं, कमी रह गई है ना। मैं पूछूं क्या कमी रह गई है? वी लैक्ड वॉट, हमने क्या कमी छोड़ दी? बोले जी प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी रह गई। तो जब जब आपकी वर्ब किसका रिप्लाई करती है? व्हाट का या हुम का रिप्लाई करती है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो मैंने क्या कहा? वर्ब ट्रांजिटिव है तो तुरंत क्या पकड़ेगी साहब? अपना ऑब्जेक्ट पकड़ेगी। वर्ब ट्रांजिटिव है तो तुरंत अपना ऑब्जेक्ट पकड़ेगी। तो व्हाट का रिप्लाई कर रही है वर्ब, और ये क्या है? नाउन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब ऑफ का नहीं बनेगा, किसका बनेगा? वर्ब का बनेगा। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो बीच में प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं, बीच में प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल वर्ब जो होगी वो डायरेक्ट अपना क्या बनाएगी? ऑब्जेक्ट बनाएगी। वर्ब अपनी डायरेक्ट क्या बनाएगी? ऑब्जेक्ट बनाएगी।
लेकिन जो लैक शब्द है ना, मैं इसके बारे में अभी आपसे बात करूँगा। लैक के बारे में मैं आपको बात करता हूँ। देखो, जो लैक शब्द है ये वर्ब भी बनता है और ये नाउन भी बनता है, ठीक है। जब ये वर्ब बनेगा तो डायरेक्ट अपना क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन जब ये नाउन बनेगा तो ये प्रपोजिशन क्या ही लेता है, ऑफ ही लेता है। लैक जब नाउन बनता है तो ये क्या प्रपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है। समझे नहीं होंगे आप। देखो, एक नाउन को नाउन के रूप में लैक आया और उसको दूसरे नाउन से रिलेट करना है तो बीच में क्या ही आएगा, ऑफ आएगा। लैक जो है अगर नाउन के रूप में आया है और उसको दूसरे नाउन से रिलेट करना है तो बीच में क्या आएगा, ऑफ आएगा। लेकिन लैक अगर वर्ब है, जैसे ऊपर सेंटेंस में आया है, तो वर्ब अपने साथ डायरेक्ट क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो कहने का मतलब है लैक के साथ जनरली आपको ऑफ देखने के लिए मिलेगा, समझ रहे हो। लैक के साथ जनरली आपको ऑफ देखने के लिए मिलेगा। मैं ये बात आगे करूँगा, टेंशन ना लो। तो लैक के साथ ऑफ देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको ऑफ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, लैक वर्ब के रूप में ना आया हूँ। अगर लैक नाउन के रूप में आया है तो नाउन को नाउन से रिलेट करोगे तो प्रपोजिशन चाहिए ही चाहिए। अरे नाउन ऑब्जेक्ट थोड़ी ले लेगा। एक बात बताओ, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ना है, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ेंगे भाई। एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करना है तो बीच में प्रपोजिशन देनी पड़ेगी ना, बीच में क्या देनी पड़ेगी, प्रपोजिशन देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, वर्ब को अगर किसी नाउन से रिलेट करना है तो हो सकता है वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो, डायरेक्ट इस नाउन से जुड़ जाए। क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो अपना ऑब्जेक्ट ले लेती है ना। और हो सकता है कि वर्ब ट्रांजिटिव ना होकर इंट्रांजिटिव हो तो उसको इस नाउन से जुड़ने के लिए क्या लेना पड़े, प्रपोजिशन लेनी पड़े, बीच में ऑफ या कोई भी प्रपोजिशन आ जाए। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। लैक ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको ऑफ की जरूरत है नहीं। लैक यहाँ पे कैसी वर्ब है, लैक ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 5 देखो, राम विल नेवर स्ट्रेस ऑन दिस टॉपिक, कि राम जो है कभी भी इस टॉपिक पर क्या नहीं करेगा, स्ट्रेस नहीं करेगा, जोर नहीं देगा। अब देखो, मैं कहता हूँ स्ट्रेस मतलब जोर देना, है ना, किसी बात पर जोर देना। मैंने कहा किस बात पर जोर नहीं देगा, इस टॉपिक पर। राम जो है इस टॉपिक पर कभी जोर नहीं देगा। ये व्हाट का रिप्लाई करेगा, किसका रिप्लाई करेगा, व्हाट का। स्ट्रेस ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ ऑन की कोई आवश्यकता नहीं है। राम विल नेवर स्ट्रेस दिस टॉपिक, ठीक है। नेवर स्ट्रेस व्हाट, क्या स्ट्रेस नहीं करेगा, दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर कभी वो बात नहीं करेगा, इस टॉपिक पर कभी जोर नहीं देगा। आप ये कहना चाह रहे हो। कहने का मतलब है यहाँ पर ऑन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिव वर्ब अपना सीधे के सीधे क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। ये ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का नहीं हो सकता। जब तक वर्ब खड़ी है और वो ट्रांजिटिव है तो वो खुद अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। प्रपोजिशन का उस ऑब्जेक्ट पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, अगर वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लेने के लिए कौन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेने के लिए कौन आएगा, तब आएगी प्रपोजिशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 6 नंबर के बाद 1 मिनट के लिए 7 नंबर मैं आपसे कहता हूँ। 7 नंबर, 1 सेकंड रुको, है ना। 6 नंबर पर अभी बात करेंगे बच्चे। 7 और 8 में 2 सेंटेंस आपको देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूँ आई वॉन्ट अ मार्कर या पेन, जो भी आप कह रहे हो। आई वॉन्ट अ मार्कर, मैंने आपसे ये कहा। और मैं कहता हूँ आई गो टेम्पल डेली। मैंने कहा मैं जो हूँ डेली टेम्पल जाता हूँ, डेली मंदिर जाता हूँ। हालांकि देखो जनरली ऐसा नहीं है, आई जस्ट रोट द सेंटेंस, ठीक है। ध्यान से देखो, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आई वॉन्ट अ मार्कर, मुझे एक मार्कर चाहिए। आई वॉन्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। आई वॉन्ट वॉट, मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, वॉट का रिप्लाई मिला। वॉट का रिप्लाई मिला कि मुझे क्या चाहिए, मार्कर चाहिए। और अगर जब वर्ब वॉट का रिप्लाई देती है तो जो भी चीज़ वॉट का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव। तो जो मार्कर है ना, ये जो मार्कर नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, मार्कर जो नाउन है, ये मार्कर नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और ऑब्जेक्ट दो लोगों का हो सकता है, वर्ब का और किसका, प्रपोजिशन का। लेकिन पहले मैं किससे पूछूंगा, पहले मैं पूछूंगा वर्ब से। बोले वर्ब बताओ यार, तुमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वर्ब ने कहा कि भाई मैं तो ट्रांजिटिव हूँ, आई वॉन्ट वॉट, मुझे क्या चाहिए, मार्कर चाहिए। तो जैसे ही वॉट का रिप्लाई करा तो ये मार्कर इसका ऑब्जेक्ट बन गया। बीच में तुम चाहकर कोई भी प्रपोजिशन नहीं रख सकते। आई वॉन्ट अ मार्कर बिल्कुल ठीक है। वही मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गो टेम्पल डेली। मैं, गो मतलब जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, टेम्पल मतलब मंदिर, डेली मतलब प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। अगर तुम शाब्दिक रूप से अर्थ निकालोगे बिल्कुल ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। टेम्पल क्या है, नाउन है साहब। मंदिर क्या ही होता है, मंदिर नाउन होता है। और अगर कोई चीज़ नाउन या प्रोनाउन है तो या तो सब्जेक्ट बनेगी या वो ऑब्जेक्ट बनेगी। कहीं भी नाउन या प्रोनाउन रखा है तो या तो वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट बनेगा नहीं क्योंकि वर्ब से पहले क्या रखा है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट रखा है। इसका मतलब अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये वाला नाउन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वाला नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है। अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बनी है
तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ों का हो सकता है, या तो वर्ब का या किसका, प्रपोजिशन का। तो पहले वर्ब से पता करो कि वर्ब बताओ यार, तुम्हें ऑब्जेक्ट चाहिए। आई गो मैं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ। आई गो वॉट मैं क्या जाता हूँ, कोई रिप्लाई मिलेगा नहीं। आई गो हु हुम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए कि वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकती है नहीं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वॉट या फिर हुम। आई गो वॉट मैं क्या जाता हूँ, रिप्लाई मिलेगा। आई गो हुम मैं किसको जाता हूँ, ये भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूँ आई गो वेयर मैं कहाँ जाता हूँ, तो रिप्लाई मिलेगा मंदिर जाता हूँ। तो ध्यान से सुनना, इस वाले सेंटेंस में बच्चे ना तो व्हाट का रिप्लाई मिला, ना ही हुम का रिप्लाई मिला। और व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं मिलता तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती, कैसी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ध्यान रखना। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इस बात का मतलब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, मैंने कहा सबसे पहले किससे पता करेंगे, वर्ब से। वर्ब ने अगर मना कर दिया कि भाई साहब मेरे बस की बात ऑब्जेक्ट लेना नहीं है, मेरे अंदर क्वालिटी है ही नहीं ऑब्जेक्ट लेने की, तो यहाँ पर गो इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसने ऑब्जेक्ट लेने से मना कर दिया। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी तो कौन ऑब्जेक्ट लेगा, तब लेगी प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है इस ऑब्जेक्ट को अपना मालिक तो कोई चाहिए, लेकिन वर्ब ने मना कर दिया कि भैया मैं तेरा मालिक जो हूँ नहीं बन सकती हूँ। तो इसका मतलब अब हमें बीच में क्या ही रखनी पड़ेगी, प्रपोजिशन रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, प्रपोजिशन। आई गो टू टेम्पल, डेस्टिनेशन के लिए किसका यूज़ कर दिया, किसी जगह को दिखाने के लिए। आई गो टू टेम्पल मैं कहाँ जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। टू क्या आ गया, प्रपोजिशन। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसका बन गया, ये ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का बन गया। ये ऑब्जेक्ट किसका बन गया, प्रपोजिशन का। कहने का मतलब है रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रपोजिशन आएगी। जबरदस्ती अपनी मर्जी से प्रपोजिशन कहीं भी टेक देगी, सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसा है वैसा नहीं, बकवास नहीं चलेगी। सोच के समझ के कि भाई क्या जरूरत है क्या नहीं है, क्या आवश्यकता है, सिचुएशन की क्या डिमांड है। आई गो टू टेम्पल डेली मैं जो हूँ प्रतिदिन कहाँ जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। टू क्यों आया, टू इसलिए आया क्योंकि वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती, तो प्रपोजिशन ने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब रखी होती अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब रखी होती तो फिर प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस पे तुम देख सकते हो, वांट ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसने अपना क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई प्रपोजिशन नहीं आई। समझे। तो ये कहानी है थोड़ी सी जो आपको समझनी पड़ेगी, एक सेंटेंस में नहीं, हर सेंटेंस में। और दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ थिंग कि तुम्हें बहुत कई घंटे लग रहे हैं इस चीज़ को सोचने में, नहीं यार, ये चीज़ नैनो सेकंड में दिमाग में आ जाती है। व्हाट और होम का रिप्लाई जब तुम पूछोगे, 2-4 बार तुम अटेम्प्ट करोगे, तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। जरा देखो 6th क्वेश्चन, राम ऑफन अप्रोच। राम जो है अक्सर क्या करता है, अप्रोच करता है। मैं पूछूं अप्रोच करता है होम, किसको अप्रोच करता है, अपने बॉस को। और जब जब होम का रिप्लाई मिल जाए तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो बीच में टू की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के 4-5-6 सेंटेंस, तीनों में एक्स्ट्रा प्रपोजिशन रखी थी, जिसको हमने क्या माना, गलत माना। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तीनों शब्द अप्रोच के साथ टू आएगा, स्ट्रेस के साथ ऑन आएगा, लैग के साथ ऑफ आएगा, अगर ये नाउन के रूप में आए हैं। यहाँ पे पता है प्रपोजिशन क्यों नहीं आई, क्योंकि ये वर्ब के रूप में आए थे। और जब जब ये वर्ब बनते हैं, ये बच्चा ट्रांजिटिव वर्ब बनते हैं। कैसी वर्ब बनते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बनते हैं। यही चीज़ है सोचने समझने की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वाली बात मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी कि स्ट्रेस जो है जब जब नाउन बनता है तो अपने साथ ऑन लेता है, इसलिए मैंने वहाँ पे ऑन लिखा था जानबूझ के। ठीक है। लैक जब जब नाउन बनता है, ये बात तो मैं ऊपर लिख चुका हूँ, मैंने हालांकि रफ कर दिया था दूसरी बात समझाने के लिए। तो लैक जब जब नाउन बनेगा अपने साथ ऑफ लेगा, और अप्रोच जब जब अपने साथ क्या लेगा, नाउन बनेगा तब तब अपने साथ टू लेगा। ठीक है। नहीं, अप्रोच किस कहाँ तक पहुँचने के लिए, अप्रोच टू प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक की अप्रोच चाहिए, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करनी पड़ेगी, है ना। तो बस ये है। तो नाउन जब जब बनेगा तो क्या लेगा, अपने साथ टू लेगा। तो ये कुछ प्रपोजिशन है जो आपको ध्यान रखनी है, सेंटेंस के थ्रू आप याद रख सकते हैं 2-4 बातें। बहुत बढ़िया। ये वाली बात क्लियर हो गई हो तो मैं 2-4 सेंटेंस और आपको देना चाहता हूँ कि भाई मुझे देख के बताओ कि कहाँ सेंटेंस में आवश्यकता है किसकी, प्रपोजिशन की, और कहाँ आवश्यकता नहीं है प्रपोजिशन की। जैसे मैं 2 सेंटेंस देता हूँ आपको, 2 ही सेंटेंस बहुत है। मैंने कहा ही डाइड, और मैंने कहा कि भाई बताओ क्या प्रपोजिशन आएगी बीच में, आएगी भी या नहीं आएगी, ही डाइड देन। और एक सेंटेंस मैंने लिखा ही किल्ड देन। समझ रहे हो। देखो अभी पता है क्या, मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ। अभी हमारी रेस हमारी वो नहीं है कि अगर तुम सोचो कि अभी फिलहाल हमारी ये रेस है कि क्या प्रपोजिशन किसके साथ आएगी।
फिलहाल अभी इस बात की रेस है कि आपको ये समझ में आए कहाँ प्रपोजिशन आएगी, कहाँ प्रपोजिशन नहीं आएगी। क्या तो बाद की ही बात है। हम बच्चा जो है ना सबसे पहले इस बात में घुस जाता है कि क्या आएगा, इसका आंसर पता चल जाए मुझे, बस इसके साथ क्या प्रपोजिशन आती है मुझे रट जाए। अरे रटना छोड़ो यार, पहले ये देखो कहाँ प्रपोजिशन की ज़रूरत है, कहाँ प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर उस पर भी काम करेंगे कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी। और जब तुम ये सीख रहे होंगे ना धीरे धीरे कहाँ पे प्रपोजिशन आएगी, कहाँ पे प्रपोजिशन नहीं आएगी, ये सीखते सीखते ही तुम आधा रास्ता तय कर चुके हो, टेंशन ना लो। फिलहाल इन दोनों सेंटेंसेस में वीडियो पॉज करो एंड गेट टू नो द आंसर कि भाई क्या मिल सकता है तुम्हें। समझे, दोनों में कहाँ प्रपोजिशन की ज़रूरत है, कहाँ प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है तो क्यों है, क्या क्या आ सकती है, ज़रा सोचो समझो मुझे जवाब दो। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो पता है क्या, ही किल्ड, मैं पूछूं ही किल्ड हूम, उसने किसको मारा। किल्ड मतलब होता है मारना, किल्ड मतलब क्या होता है, मारने से, है ना। और डाई क्या होता है, डाई होता है मरना। ठीक है, मरना हैपनिंग है, डूइंग नहीं है। मरना क्या है, हैपनिंग है। और मैं आपको बता चुका हूँ, याद हो आपको तो, है ना, वर्ब जब पढ़ाई थी तो हैपनिंग डूइंग कराए थे। हैपनिंग वर्ब्स हमेशा कैसी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। हैपनिंग हमेशा कैसी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, डाई मतलब मरना, वो खुद मर गया, वह, अब देखो ही डाइड, वह मर गया, वह क्या मर गया, कोई रिप्लाई मिलेगा, वह उनको मर गया, नहीं। वह ही डाइड हूँ, वह किसको मर गया, क्या रिप्लाई मिलेगा, नहीं मिलेगा। ना तो वाट का रिप्लाई मिलेगा ना हूम का रिप्लाई मिलेगा, अगर तुम रिप्लाई देख रहे हो। इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये तो ऑब्जेक्ट दे नहीं सकती, इसका मतलब यहाँ पे प्रपोजिशन चाहिए जो कि क्या लेगी, ऑब्जेक्ट बनाएगी इसको। समझे, डाई जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती, इसका मतलब मुझे बीच में क्या चाहिए, प्रपोजिशन जो कि क्या बना ले, इस दैम को अपना ऑब्जेक्ट बना ले। लेकिन वहीं अगर मैं सेंटेंस नंबर 2 देखूं कि ही किल्ड दैम, उसने मार दिया उनको, मैं कहता हूँ ही किल्ड हूम, ही किल्ड हूम, और हूम का रिप्लाई दे रहा है ना, हूम का रिप्लाई दे रहा है तो किल्ड कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर किल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये दैम क्या बनेगा, ये दैम ऑब्जेक्ट बनेगा। और किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ रहे हो, और इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पे कोई प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस में प्रपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस ऐसा है, ठीक है, ही किल्ड दैम, सेंटेंस ऐसा कैसा ही क्या है, ठीक है, ही किल्ड दैम, उन्होंने उसको, ही मतलब उसने उनको मार दिया, ही किल्ड दैम। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस में प्रपोजिशन की ज़रूरत है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि ज़रूरत है तो अब सोच लो कि क्या आ सकता है। अब ये सोच लो कि क्या क्या आ सकता है। ही डाइड, मैंने कहा ही डाइड, वह मर गया, तो ही डाइड फॉर दैम, फॉर मतलब उनके लिए, ही डाइड फॉर दैम, वह उनके लिए मर गया, ठीक है, नहीं हो सकता है उनके साथ मर गया हो, ही डाइड विद दैम, हो सकता है उनके साथ उसकी डेथ हो गई हो, ही डाइड विद दैम, हो सकता है उनकी वजह से मर गया हो, ही डाइड बिकॉज ऑफ, ही डाइड बिकॉज ऑफ देम, वह उनके कारण से, या बिकॉज ऑफ मतलब होता है रीजन से, ही डाइड बिकॉज ऑफ देम, उनकी वजह से ही की डेथ हो गई है। एक दो पॉसिबिलिटी होती है ना, ही डाइड फॉर देम, हो सकता है ही की डेथ हो गई हो सकता है ही डाइड विद देम, हो सकता है दोनों की डेथ हो गई हो, ठीक है, नहीं। ही डाइड बिकॉज ऑफ देम कि भैया हो सकता है उनकी ही की जो है मृत्यु हो गई हो देम की वजह से। तीनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं जो मैंने आपको दे दी। अब देखो, तो ही डाइड फॉर देम, ही डाइड विद देम, ही डाइड बिकॉज ऑफ देम, तुम्हारे हिसाब से कुछ तुम्हारे दिमाग में और आ रहा है, जैसे आप कह रहे हो ही डाइड बिफोर देम, ही डाइड बिफोर देम, उनसे पहले उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, अब ये बिफोर देम कहने वाला दोनों की मृत्यु हो गई है, लेकिन पहले कौन मर गया, पहले ही मर गया, देम बाद में मरा है। आफ्टर लिख लो, ही डाइड आफ्टर देम, पहले देम मतलब उन लोगों की मृत्यु हो गई, बाद में किसकी मृत्यु हो गई, ही की मृत्यु हो गई। बिफोर आफ्टर दोनों प्रपोजिशन है, तो जो तुम्हारा दिमाग में आ रहा है और मीनिंग ठीक रख रहा है रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रपोजिशन तो मीनिंग, प्रपोजिशन तो आ ही सकती है, अलग अलग मीनिंग रखोगे, अलग अलग प्रपोजिशन रखोगे, अलग अलग मीनिंग रहेगा। लेकिन जरूरी ये है कि नीचे वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन नहीं आ सकती, क्योंकि नीचे वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। ऊपर वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन आएगी, और रीजन क्या है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वो तो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसको देना पड़ेगा, प्रपोजिशन को देना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने बहुत समझा दिया आपको, जिस बच्चे को समझ में आएगी वो पक गया होगा कि यार ये कितनी बार बताएंगे ये वाली बात, है ना। देखो मैं समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारे फेज से ही होके गुजरा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। आ जाओ जरा, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बातें तुम्हें बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बातें तुम्हें बताऊँ।
अब इसके बाद मेरे साथ 2-4 बातें लिखो, ठीक है? क्या लिखोगे? डोंट यूज प्रपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ब्स। याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो याद करने की ज़रूरत है तो कोई आवश्यकता नहीं है याद करने की, लेकिन लिखवाना मेरा काम है जिससे तुम्हें थोड़ी सी अप्रोच मिले, समझ रहे हो? तुम्हारे दिमाग में घुसानी है ये बात, इसलिए 2-4 बातें लिखवा रहा हूँ, मेरे साथ लिखो। रीच है, अटैक्ड है, डिमांड है, रिक्वेस्ट है, अप्रोच है, एक्सेस है, आंसर है, ब्लेम है, साइन है, स्ट्रेस है, एम्फेसाइज है, कंट्रोल है, लैक है, वांट है, पास है, ऑर्डर है, अफोर्ड है, कंट्रोल है, कंट्रोल तो ऊपर आ ही गया हमारे पास, अफोर्ड है, जॉइन है, मीट है, आस्क है, टेल है, इन्फॉर्म है, एडवाइस है, रिजेंबल है, एंटर है, इन्वेस्टिगेट है, अवेट है, एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, डिस्कस है, कंप्राइज है, मैरी है, क्वालिफाई है। अब तुम सोच रहे हो इतनी सारी वर्ब क्यों लिखवा दी यार, इनके ऊपर मैं काम करूंगा धीरे धीरे, समझ रहे हो? बहुत सारे एग्जांपल्स में तुम्हें इन सब के ऊपर थोड़े एग्जांपल्स दूंगा, और उसके बाद हम बढ़ते चलेंगे। जो जो काम के शब्द, जैसे क्वालिफाई आया है इसमें, कंप्राइज आया है, मैरी आया है ना, इन शब्दों के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है? बहुत सी चीज़ें हैं, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, टेंशन ना लो, धीरे धीरे हम सीखते चलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो एक बात ये समझाना मैं तुम्हें चाह रहा हूँ कि ये वाइट वाले जो लिखे हैं शब्द, अरे ये जो वाइट से मैंने शब्द लिखे हैं, ये वो शब्द हैं जो नाउन भी बनते हैं और वर्ब भी बनते हैं। लेकिन मैंने क्या लिखा है, डोंट यूज़ प्रपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ब्स, कि ये शब्द जब जब किस रूप में आए हों, वर्ब के रूप में आए हों, तब तब इनके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी। दूसरा, जो नीचे वाले शब्द हैं, ये केवल वो शब्द हैं जो केवल और केवल वर्ब बनते हैं। केवल और केवल क्या बनते हैं? वर्ब बनते हैं। मैंने लिखा है इन शब्दों के साथ प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है ना, इन शब्दों के साथ प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वर्ब्स हैं, इनके साथ प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। कारण पता है क्या है यार? सिंपल और स्पष्ट कारण है कि जब जब ये शब्द वर्ब बनेंगे, जब जब ये शब्द क्या बनेंगे? वर्ब बनेंगे, इन शब्दों के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेती। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ सीधा सीधा क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ सीधा सीधा क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। इसीलिए इन शब्दों के साथ किसकी जरूरत नहीं होती? इन शब्दों के साथ प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ये इतने सारे शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैंने इसलिए भी लिखे हैं क्योंकि आप घर पे बैठ के एक काम करके देखना कि हर एक शब्द के साथ व्हाट लगा के देखना। जब जब ये शब्द वर्ब बन रहे हो तो व्हाट या हुम लगा के देखना, है ना? व्हाट या हुम लगाने की कोशिश करना,
एक दो शब्द को छोड़ के बाकी लगभग सब का आंसर आपको मिलेगा। कुछ एक आधा शब्द होगा जो गड़बड़ करेगा, उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, वरना 99% शब्दों के साथ जब आप व्हाट लगाओगे या हुम लगाओगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ साइन शब्द है, आई साइंड, मैंने साइन किया, मैंने आई साइंड व्हाट, आई साइंड द डॉक्यूमेंट, क्या क्या साइन किया, डॉक्यूमेंट। पास शब्द है, आई पास्ड व्हाट, आई पास द एग्जामिनेशन। आई रिक्वेस्ट व्हाट, आई रिक्वेस्ट व्हाट नहीं, आई रिक्वेस्ट हूम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा, मैंने कहा किससे करी, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आई रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, है ना, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मदद करो। तो कोई सा भी शब्द आप उठा के देखोगे, मोस्टली शब्द ऐसे होंगे जिनमें आपको समझ में आएगी ये वाली बात, क्या कि ये सारे के सारे शब्द व्हाट या हुम का रिप्लाई करते हैं। और अगर ये शब्द व्हाट या हुम का रिप्लाई करते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेती, मैंने इसलिए ऊपर लिखा है डोंट यूज प्रीपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ब्स, द रीजन इज दे ऑल आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। और अगर सबके सब ट्रांजिटिव वर्ब हैं तो इनके साथ किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता, किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आ गई बात समझ में? अच्छा ठीक है, आ गई होगी तो जरा देखो ध्यान से, कुछ बातें और हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स इनके डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, इसके बारे में अभी बात करेंगे हम आगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ी सी बातें मेरे पास हैं आपको दिखाने के लिए। क्या देखो, एक होता है रीच एट, ऊपर एक शब्द मैंने लिखवाया डिमांड, डिमांड के साथ 4 आता है, ठीक है। एक होता है टोल्ड, टोल्ड के साथ 2 आता है। एक होता है कंप्राइज, कंप्राइज के साथ, कंप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साहब, कंप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्राइज के साथ ऑफ आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक होता है डेस्पाइट, डेस्पाइट ऑफ होता है। एक होता है फ्ली अवे, फ्ली अवे, मैं आप कल परसों की आपसे कह रहा था कि मैं आपको वो बताऊंगा, क्या कहते हैं उसको कि सुपर फ्लोज बताने के लिए मैं कह रहा था, तो सुपर फ्लोज में जो मैंने एग्जांपल्स तैयार करे हैं उसमें फ्ली अवे भी है, ठीक है। एंटर इनटू, इन्वेस्टिगेट इनटू, डिस्क्राइब अबाउट, एक्सप्लेन अबाउट, डिस्कस अबाउट। एक होता है अवेट फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है अवेट, बहुत आता है पेपर में, ठीक है। देखो भी ध्यान से देखो, ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं आपके सामने, और पता है कि आपकी जानकारी के लिए अच्छी बात बता दूं, इन शब्दों के साथ रीच के साथ एट नहीं आता, डिमांड के साथ 4 नहीं आता, टोल के साथ 2 नहीं आता, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, फ्ली के साथ अवे नहीं आता, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता, एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आता, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, और अवेट के साथ 4 नहीं आता है। रीज़न पता है क्या है? इन शब्दों के साथ जनरली एग्जामिनर क्या लगा के देता है, जनरली इन शब्दों के साथ एग्जामिनर लगा के देता है क्या, प्रपोजिशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे जितने भी शब्द लिखे हैं ये सबके सब ट्रांजिटिव वर्ब हैं, सबके सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब को प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, तो इन शब्दों के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इनका हमारे पास कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जैसे रीच के साथ एट लगाते हैं, रीच के साथ एट नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं रीच के अगर एट लगाना ही है तो अराइव एट होता है, रीच एट कह लूँ, रीच कह लूँ या अराइव एट कह लूँ, एक ही बात है। जैसे डिमांड फॉर होता है, डिमांड फॉर नहीं डिमांड होता है, और अगर डिमांड करना ही है तो एक फ्रेजल वर्ब होती है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करने से, आस्क फॉर का मतलब किससे होता है, डिमांड करने से। आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया होगा टोल्ड किसके बदले आता है, टोल्ड आता है किसके बदले, सेड के साथ 2 लगाओगे, सेड 2 का चेंज किस में होता है, टोल्ड में। कंप्राइज ऑफ देखा होगा, कंप्राइज ऑफ क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज ऑफ जो है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, लेकिन कंप्राइज होता है किसी चीज़ से बना होना, कंप्राइज होता है किसी चीज़ से मिलकर बना होना। तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते क्योंकि कंप्राइज ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन कंसिस्ट ऑफ होता है, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, कंसिस्ट के साथ क्या आता है,
ऑफ आता है। जैसे डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं होता, लेकिन डेस्पाइट की जगह किसका यूज़ कर सकते हो? इंस्पाइट ऑफ का। किसका यूज़ कर सकते हो? इंस्पाइट ऑफ। फ्ली होता है भाग जाना, फ्ली होता है भाग जाना, भागने फ्ली के साथ अवे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर भाग जाने के लिए कुछ और कहना है तो एक शब्द होता है रन अवे। रन अवे भी क्या ही होता है? भाग जाना। एंटर, एंटर के लिए एक शब्द होता है गो इनटू या गो या कम इनटू, ठीक है नहीं, गो या कम इनटू, मीनिंग एंटर से निकलेगा। इन्वेस्टिगेट के लिए एक शब्द फ्रेजल वर्ब होती है लुक इनटू, मतलब जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। डिस्क्राइब के लिए आता है टेल अबाउट, ठीक है। एक्सप्लेन के लिए भी क्या ही आता है? टेल अबाउट। और डिस्कस के लिए क्या आता है? टॉक अबाउट। डिस्कस के लिए क्या आता है? टॉक अबाउट। ये मेरे पास कुछ शब्द हैं। और अवेट फॉर के लिए क्या आता है? वेट फॉर। अवेट नहीं, अवेट के साथ फॉर नहीं आता क्योंकि अवेट ट्रांजिटिव वर्ब है। बाकी इसके लिए क्या आता है? वेट फॉर आता है। अगर कहीं वेट लिखोगे तो वेट के लिए वेट के साथ फॉर आएगा क्योंकि वेट इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। वेट कैसी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर तुम समझ गए तो ये वेट फॉर, अवेट फॉर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के सब कैसी हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको पता होगा इंट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट पकड़ना है तो पहले प्रपोजिशन रखनी पड़ेगी, साथ में ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ से पेयर आपको याद रखने हैं कि रीच के साथ एट नहीं आता, बदले में अराइव एट लगाओगे। डिमांड के साथ फॉर नहीं आता, बदले में आस्क फॉर लगाओगे। टोल्ड के साथ टू नहीं आता, सेट टू होगा। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट ऑफ। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, इंस्पाइट ऑफ। फ्ली के साथ अभी नहीं आएगा, रन अवे। एंटर के साथ इनटू नहीं आता, गो इनटू या कम इनटू लगाओ। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा, लुक इनटू लगाओ। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा, टेल अबाउट। एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आएगा, टेल अबाउट। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा, टॉक अबाउट आता है। मीनिंग टॉक अबाउट का डिस्कस ही निकलता है। अवेट के साथ फॉर नहीं आता, फॉर लगाना है तो किसके साथ लगाओगे? वेट के साथ लगाओगे। तो ये कुछ पेयर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, कुछ पेयर मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे ये वाली बात करी थी अभी, क्या कि स्ट्रेस के साथ ऑन आता है, ठीक है, मैंने बताया था स्ट्रेस के साथ क्या आता है? ऑन आता है। अगर वो क्या बनाओ? नाउन बनाओ। मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। आंसर के बारे में मैंने बात करा था, देखो जैसे, ठीक है, एक आधी वर्ब मैं यहाँ से उठा लूंगा। दो चार वर्ब के मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स देता हूँ। ये वाली हमने बात करी ना प्रपोजिशन वाली, इसके दो चार एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, यहीं से हम शुरू करते हैं, इसके बाद से ही मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऊपर जो फ्रेजेस मैंने बताए हैं ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको कुछ देता हूँ, कुछ फ्रेजेस तो ऊपर से इसमें ही आ गए होंगे, है ना, बहुत से शब्द तो इसमें से ही आ गए होंगे, इसमें जो मैंने ये बताए ब्लू वाले। बाकी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नया, कुछ एग्जाम्पल्स लिखो मेरे साथ जरा। देखो थोड़ा पीछे ना खटखट की आवाज़ आ रही हो तो माफ़ी चाहता हूँ यार, कंस्ट्रक्शन चल रहा है पड़ोस में ना, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ज़्यादा वैसे दिक्कत होगी नहीं। 4 सेंटेंस जरा देखना क्या कर सकते हो, मजा आएगा तुम्हें। 4 सेंटेंस एक बार देखो, सोचो समझो, बताओ क्या कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ ही लेड नो स्ट्रेस ऑन द टॉपिक, ही डिड नॉट स्ट्रेस ऑन द टॉपिक, ही डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चंस, और ही हैड नो आंसर टू माई क्वेश्चंस। पता है क्या, समझदार को इशारा काफ़ी बढ़िया सेंटेंस है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं भी नो लिखा होता है, नो, नो बच्चे एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और नो के बाद जो लिखा होता है वो नाउन होता है, समझ रहे हो, नो के बाद जो लिखा होता है वो नाउन होता है। दूसरी बात, नो किस तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। एक और बात, कहीं नॉट आता है ना, तो नॉट से, नोट के बाद जो आती है वो मेन वर्ब, और नॉट से पहले जो आती है वो हेल्पिंग वर्ब। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। नो और नोट में फ़र्क है बच्चे, नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है,
नॉट जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, नॉट होता है एडवर्ब, नो होता है एडजेक्टिव। अगर बात समझ में आई हो तो देखना, नो एडजेक्टिव है तो स्ट्रेस क्या हुआ, नाउन हुआ। ही लेड नो स्ट्रेस, नो एडजेक्टिव है तो स्ट्रेस नाउन हुआ। अच्छा, दैट टॉपिक भी क्या है, दैट अगर लगाया एडजेक्टिव तो किसके लिए लगाया होगा, नाउन के लिए, तो दैट टॉपिक भी नाउन हुआ। एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए प्रपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी यार। वर्ब थोड़ी है स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस वर्ब होता तो इसको ऑब्जेक्ट बना लेता, स्ट्रेस वर्ब तो है नहीं। एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए भाई प्रपोजिशन बिल्कुल चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही लेड नो स्ट्रेस ऑन द टॉपिक, क्यों, क्योंकि नाउन को नाउन से रिलेट करना है, कौन करेगा, प्रपोजिशन करेगी। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, ही डिड नॉट स्ट्रेस, नॉट आ गया, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद मेन वर्ब। स्ट्रेस क्या है, मेन वर्ब है। अगर स्ट्रेस मेन वर्ब है तो आप चेक करो, मेन वर्ब के रूप में ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। मैं ऊपर ही बता के आया हूँ कि स्ट्रेस ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर स्ट्रेस ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो ये ऑन नहीं लेगी, सीधे अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि स्ट्रेस कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब यहाँ पर ऑन की जरूरत नहीं है। जरा दोनों सेंटेंस को देखो, दोनों में कितना फर्क था, जरा सा फर्क था, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है पढ़ के देखोगे तो। लेकिन नाउन को नाउन से रिलेट करा तो प्रपोजिशन चाहिए, लेकिन वर्ब को नाउन से रिलेट करा है और ऊपर से वर्ब कैसी निकली, ट्रांजिटिव, तो ऑन की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे तुम हो, माना बच्चा रट के चला जाए कि साहब स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस के साथ ऑन आएगा, समझ रहे हो। मैं तुम्हें कह दूं कि स्ट्रेस के साथ ऑन आता है, भी याद कर लो सारे, स्ट्रेस के साथ ऑन आता है, तो माना पेपर में पहला सेंटेंस आ गया तो स्ट्रेस के साथ ऑन आ गया, लेकिन वहीं दूसरे सेंटेंस में स्ट्रेस के साथ क्या लिखा है, ऑन लिखा है, और तुम तो रट के गए हो कि भाई साहब सर ने तो बताया स्ट्रेस के साथ आता है ऑन, और बोले छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल स्ट्रेस के साथ ऑन। तुम कहोगे दूसरा वाला सेंटेंस ठीक है, तुमने इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि स्ट्रेस ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती, ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। तो स्ट्रेस के साथ ऑन की कोई आवश्यकता है ही नहीं, स्ट्रेस के साथ ऑन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ऊपर वाले सेंटेंस में स्ट्रेस नाउन है, तो नाउन को नाउन से रिलेट करने के लिए तो प्रपोजिशन चाहिए। नाउन ऑब्जेक्ट थोड़ी ले लेगा, ऑब्जेक्ट तो वर्ब ही लेगी, नाउन के पास ऑब्जेक्ट लेना कौन थोड़ी है, ऑब्जेक्ट तो वर्ब ले सकती है या प्रपोजिशन ले सकती है। तो यहाँ पे अगर नाउन को नाउन से रिलेट करना है तो प्रपोजिशन चाहिए। तो ऊपर वाले में तो ऑन ठीक है, नीचे वाले में ऑन की आवश्यकता नहीं है। और वहीं तुमने ये बात रटी होती कि स्ट्रेस के साथ ऑन आता है, तो भैया विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कोई ऑप्शन नहीं है, रटने का विकल्प नहीं होता बच्चे। रटना एक लिमिट तक काम आ सकता है कि हाँ ये एक दो चीज़ें तुम्हें काम आ जाए, लेकिन लॉजिक्स बड़े जरूरी हैं। वही सेम चीज़ देखो दोनों इन वाले सेंटेंस, सेम चीज़ दोनों में देखो, जरा मैं आपको समझाता हूँ। ही डिड नॉट आंसर, नॉट आया एडवर्ब के रूप में, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब, यहाँ पर आंसर वर्ब है। और आंसर, ही डिड नॉट आंसर, ही डिड नॉट आंसर व्हाट, उसने क्या आंसर नहीं किया, उसने मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया। तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, ही डिड नॉट आंसर व्हाट, माय क्वेश्चंस, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, मतलब आंसर कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आंसर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट है ये किसका बनेगा, आंसर का बनेगा। आंसर के साथ कभी भी टू नहीं आएगा, आंसर के साथ कभी भी टू नहीं आएगा। अब ये सेंटेंस ठीक है, आंसर के साथ टू नहीं आएगा, लेकिन वहीं अगला सेंटेंस देखना, ही हैड नो आंसर, नो आया, नो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद जो शब्द होता है वो नाउन होता है। आंसर यहाँ पे नाउन है और टू माय क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब तो है ही नहीं। नाउन को नाउन से रिलेट कर रहे हो, भाई प्रपोजिशन चाहिए, समझ रहे हो। हैड वर्ब है, हैज हैड जब अकेला आता है तो वो पोजीशन दिखा रहा होता है और कुछ नहीं, ये एक्शन वर्ब है ही नहीं, ये हेड एक्शन को दिखा ही नहीं रहा, और जो चीज़ एक्शन नहीं दिखा रही वो ऑब्जेक्ट ले भी नहीं सकती। तुम सोचो ये जो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, समझे नहीं। ही हैड नो आंसर टू माई क्वेश्चंस, उसके पास मेरे क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं था। एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से रिलेट कर रहे हो, प्रपोजिशन चाहिए ही चाहिए। ये सेंटेंस भी ठीक है। अब ठीक है, अब मैं तुमसे कहूँ कि आंसर के साथ टू आता है, आंसर के साथ क्या आता है, टू आता है, तुम पहले वाले सेंटेंस में भी लगा दो, तुम कहो बोले तो टू सही है, आंसर के साथ टू बताया। अरे जरूरत तो देखो है कि नहीं है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो टू की क्या जरूरत, लेकिन नाउन को नाउन से जोड़ रहे हो तो हो सकता है टू की जरूरत पड़े, हो सकता है क्या, पड़ेगी ही, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये वाली दोनों बातें याद रखना, ये वाली दोनों बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है जो मैंने बॉक्स में बंद करी हैं। बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें ये बात समझ में आई हो, तो जैसे मैंने एक शब्द बताया तुम्हें, स्ट्रेस, क्या बताया मैंने तुम्हें, स्ट्रेस बताया। स्ट्रेस एक शब्द होता है एम्फेसाइज, दोनों का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, और शब्द एक जैसे होते हैं तो जनरली उनके साथ प्रपोजिशन भी सेम आती है, स्ट्रेस और एम्फेसाइज, ठीक है। अगर वर्ब बनते हैं तो नो प्रपोजिशन, और स्ट्रेस और एम्फेसाइज दोनों मिलाकर, स्ट्रेस और एम्फेसाइज दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं। तो इसके साथ प्रपोजिशन क्या आएगी, ऑन आएगी दोनों के साथ, ठीक है, याद रखने की बात है।
सेम गोज विद डिमांड, सेम गोज विद डिमांड। डिमांड मैंने ऊपर बताया था क्या, डिस्क्राइब बताया था, डिस्पाइट बताया था, डिमांड फॉर तो मैंने बता दिया था, है ना, ठीक है। और उसके अलावा क्या बता सकता हूँ मैं? ठीक है, एक दो बातें और बता सकता हूँ मैं, पूछो क्या। जैसे स्ट्रेस हो गया, एम्फेसाइज हो गया, ऐसी ही मैं बात कर सकता हूँ डिमांड की। देखो डिमांड अगर वर्ब बना है तो नो प्रोपोजिशन, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन डिमांड अगर नाउन बन गया तो डिमांड के साथ फोर ही आएगा, ध्यान रखना। जैसे डिमांड के साथ ये जो है ना यहाँ पे डिमांड, देखो मैंने जो लिखवाया कि डिमांड के साथ फोर नहीं आएगा, ये बेसिकली वर्ब है। ये सब के सब किस रूप में है, ये सब के सब वर्ब के रूप में, ध्यान रखना। ये भी किस रूप में है, वर्ब के रूप में है, ठीक है। इनको नाउन मत मान लेना। अगर डिमांड वर्ब बना है तो प्रपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन डिमांड शब्द अगर नाउन बना ना कहीं तो उसके साथ फोर प्रपोजिशन लगाना, ठीक है। सेम गोज विद एक्सेस या फिर अप्रोच। अप्रोच के ऊपर सेंटेंस दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब तुमको सर ये कहाँ से यार देखो, मैंने एक दो सेंटेंस जिस बारे में हो जाए उसके लिए प्रपोजिशन याद रखना आसान बात है। एक्सेस हो या अप्रोच हो, अगर ये शब्द नाउन बनते हैं, सॉरी ये शब्द वर्ब बनते हैं, तो इनके साथ नो प्रपोजिशन, इनके साथ कोई प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये नाउन बनते हैं तो इनके साथ टू आता है, ध्यान रखना। अगर ये शब्द क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं, तो उनके साथ टू आता है। एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ठीक है। चौथी बात, अगर कहीं तुम्हें ब्लेम मिल जाए, क्या मिल जाए, ब्लेम। ब्लेम अगर वर्ब बना है तो नो प्रपोजिशन, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ब्लेम अगर नाउन बना है तो ब्लेम के साथ टू आता है, ध्यान रखना। सेंटेंस तुम्हें आगे मिल जाएगा, परेशान मत हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि तुम्हें सेंटेंस मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको साइन के बारे में बात बताई, ये वही शब्द है जैसे साइन शब्द है। अगर ये वर्ब बना है नो प्रपोजिशन, अगर साइन नाउन बना है तो साइन के साथ ऑन आता है, क्या आता है, ऑन आता है। लैक के बारे में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, ऐसे ही याद रहेंगे प्रिपोजिशन को। तुम सोच रहे हो कोई और तरीका है, नहीं, समझ रहे हो। लैक अगर वर्ब बना है नो प्रिपोजिशन, लेकिन लैक शब्द अगर नाउन बन गया तो ध्यान रखना लैक के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। लैक के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। लैक का एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे भी देता हूँ, चलो अब ऐसी बात है तो पूछो क्यों, क्योंकि लैक इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। लैक का एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूँ। दे faced the lack of infrastructure, they face the lack of infrastructure, और he lacks experience। देखो ध्यान से, यहाँ पर फेस्ड वर्ब है ना, और वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है लैक। अगर ऑब्जेक्ट है तो नाउन बना होगा, जब जब लैक नाउन बनाता है उसके साथ क्या प्रपोजिशन आती है, ऑफ आती है, बिल्कुल ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नाउन है, एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करने के लिए क्या आई है, प्रपोजिशन आई है साहब, ठीक है। बहुत बढ़िया। लैक यहाँ पे वर्ब है, जब जब लैक वर्ब बनेगा कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अपने साथ सीधे क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ही लैक्स एक्सपीरियंस, उसके पास कमी किसकी, एक्सपीरियंस की। दे फेस द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने क्या फेस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी फेस की, ठीक है। नाउन ऑफ आएगा, वर्ब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है साहब। अब देखो ध्यान से, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये ध्यान रखना। थोड़े मैं ऐसे ऐसे डिस्कस करूँगा साथ में, रटने की ज़रूरत नहीं है। दो चार कॉन्सेप्ट डिस्कस करें साथ में, प्रपोजिशन डिस्कस करें, बहुत बढ़िया। जैसे एक शब्द होता है रिजेंबल, तुम्हें पता होगा, है ना। रिजेंबल होता है किसी के जैसा दिखना, है ना, किसी के जैसा, ठीक है। रिजेंबल की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, रिजेंबल के साथ प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, रिजेंबल के साथ प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहता हूँ राम resembles his father,
राम रिजेंबल्स whom, राम किसके जैसा दिखता है? अपने फादर जैसा दिखता है ना। तो रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन कभी नहीं आती, ध्यान रखना। सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही क्या है, सही। अब तुमको लिखवाया क्यों? लिखवाया इसलिए क्योंकि पेपर में बहुत पूछा था बच्चे रिजेंबल, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेंबल लिखवा दिया, है ना। रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, रिजेंबल के साथ नो प्रपोजिशन, ध्यान रखना। ठीक है। एंटर के साथ हमसे दो चार बातें हैं जानने के लिए। किसके साथ? एंटर के साथ। एंटर पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब तुम कहोगे सर अभी तो ऊपर बताया कि एंटर के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी। बताया तो था यार, समझ रहे हो, बताया तो था। ठीक है, एक होता है एंटर, एक होता है एंटर इनटू। अगर एंटर का मतलब जनरली अंदर जाने से, है ना, तो एंटर ही है, प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एंटर के साथ एक प्रपोजिशन केवल इनटू आ सकती है, केवल क्या आ सकती है? इनटू। और एंटर इनटू होता है टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है नहीं। टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग। समथिंग मतलब क्या? जैसे किसी डिबेट में तुम इन्वॉल्व हो गए, समझ रहे हो, किसी पार्टनरशिप में तुम इन्वॉल्व हो गए, किसी आर्ग्यूमेंट चल रहा है किसी से, ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट में तुम इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, कोई क्वारल चल रही है, कोई लड़ाई चल रही है, तुम उसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। कुछ भी ऐसा है जिस चीज़ में, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने का मतलब अगर है, किसी चीज़ में अगर किसका मतलब है? इन्वॉल्व होने का मतलब है, उसके लिए एंटर इनटू लगा लेते हैं। लेकिन किसी जगह पर अंदर जाना है तो वो एंटर ही है। अब तुम कहोगे सर एग्जाम्पल के बिना मज़ा नहीं आएगा। अरे मैंने कहा भाई मुझे पता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहता हूँ ही एंटर्ड इनटू द रूम, और मैं कहता हूँ कि ही एंटर्ड इनटू, he entered into a partnership, he entered into a partnership और he entered into the room। अब ध्यान से सुनना, रूम तो प्रॉपर प्लेस है, किसी जगह पर अंदर जाना, इनटू की जरूरत नहीं है, केवल एंटर ही क्या है, सही है। समझ गए, बहुत बढ़िया। ही एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, किसी पार्टनरशिप, इसका मतलब होता है टू गेट एंटर इनटू। यहाँ पर एंटर इनटू का मतलब होता है टू इन्वॉल्व, टू इन्वॉल्व। ही एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप मतलब वो किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हुआ है। और इन्वॉल्व यहाँ पर अंदर जाने से मतलब नहीं है, इन्वॉल्व होने से है, और इन्वॉल्व होने से है तो एंटर के साथ इनटू बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आफत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो खैर ये हमारी कहानी हो गई एंटर वाली, ठीक है। चलो खैर आज के लिए इतने रखते हैं इसको होल्ड पे। इसके बाद कल से हम शुरू करेंगे, ठीक है, कल से हम शुरू करेंगे नई चीज़, नई चीज़ मतलब इसके आगे से, ठीक है। आज के लिए हम इतना रखते हैं, क्लास हमारी पूरी हो गई है, बाकी काम कल करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन।